हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आप सभी का एक वार्म वेलकम है फिर से एक बार आपकी स्पेशल जनरल साइंस के लाइव सेशंस में। और इसमें हम हालांकि टॉपिक करते हैं, लेकिन कल भी हमने क्वेश्चंस किए थे और आज भी हम क्वेश्चंस ही करेंगे प्रीवियस ईयर। और फिर नेक्स्ट डे से हम लोग टॉपिक कर लेंगे। एक्चुअल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, उस वजह से मैं टॉपिक नहीं करा रहा हूँ अभी। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? तो टॉपिक में कुछ वजह से नहीं करा रहा हूँ, फिर मैं टॉपिक भी कराने लगूंगा। वो मेरी खुद की वजह है, उसको छोड़ के फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो आप परेशान मत होना कि सर आप टॉपिक नहीं करा रहे और ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे। तो अभी जो है उन चीजों को आप करते रहिए, उन चीजों में आप इन्वॉल्व रहिए। स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जितना पढ़ा है एक बार अभी बायो को उसी से हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सिर्फ 20 क्वेश्चन बायो के होंगे और दिन में हम फिजिक्स केमिस्ट्री करते ही करते हैं। ठीक है, आज आपके सामने क्या है कि ऑप्शंस नहीं होंगे। यू हैव टू गिव द आंसर विदाउट द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। बिना ऑप्शंस की मदद के आपको आंसर्स देने। ठीक है, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ इज जीवन की मूलभूत इकाई। जीवन की मूलभूत इकाई है। मूलभूत इकाई है जीवन की। ओहो हो हो, एक सेकंड, एक सेकंड। जीवन की मूलभूत इकाई है। ठीक है, क्या है? आपको इसका आंसर देना फटाफट। विदाउट दी आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आज। ओके, आपको इसमें ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है नेम टू ऑर्गेनेलीज स्पेशली only found in plant cells. Only found in plant cells. Only found in plant cells. दो ऐसी कोशिकांग बताइए। कोशिकांग बताइए जो सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। जो सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। जो सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। जो सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। ऐसी दो आपको नाम बताना है जो सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। ठीक है, फटाफट बताइए। और जो लोग अभी नए आए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, देख रहे हैं वीडियोस, तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर बताइए फटाफट से। तो देखो बच्चा, जीवन की मूलभूत इकाई। देखो, मूलभूत का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की मूलभूत। जैसे कोई आपसे पूछ ले कि तत्व होते हैं ना, जिन्हें हम एलिमेंट कहते हैं, कि एलिमेंट का मूलभूत इकाई क्या है, मतलब एलिमेंट किस चीज से मिलके बने हैं। जैसे मैं कहूं इस बोर्ड के पीछे दीवार है, मैं कहूं दीवार की मूलभूत इकाई क्या होगी, तो आप क्या कहोगे कि सर दीवार की मूलभूत इकाई होंगी ईंटें। दीवार जो होती है वो एक एक ईंट से मिलके बनी है। इसी तरह जो तत्व होते हैं वो छोटे छोटे एटम से मिलके बने हैं। किससे मिलके बने? एटम से, जिसे आप परमाणु बोलते हो, है ना। इसी तरह जो हमारा जीवन होता है, हमारा जीवन हो या किसी भी प्रकार का जीवन। बेटा आप जाया मत करो, जैसे ही थोड़ा सा कभी कभी हो जाती है थोड़ी सी बफरिंग, कभी कभी थोड़ी सी बफरिंग आ जाती है। देखो मोटू पतलू, अभी आप कह रहे हो बाबू कि टाइम सेव होता है। देखो हम जब पढ़ रहे होते हैं तो मैं इस क्वेश्चन को लिखने में समय लगाता हूँ, क्वेश्चन को आप भी लिखने में समय लगाते हो। मेरी बात समझ रहे हो ना आप लोग? तो अगर थोड़ा सा मेरा साथ दोगे, देखो बाबू
अभी मैं मंडे से 2 क्लास और स्टार्ट करूंगा, एक क्लास ये हो गई। मैं सच बता रहा हूं, मैं 24 घंटे बिजी हूं। अभी इस बार साक्षी है कि मैं और आप ही लोगों की कुछ इंपॉर्टेंट काम की वजह से पूरी रात सोया नहीं। सुबह 5:10 पे सोया और 5:45 पे उठ गया, इसलिए आधे घंटे लेक्चर भी आगे बढ़ा दिया। तो आप थोड़ा सा लिख लोगे ना, कितना हेल्प रहेगा। मान लो कोई तो लिख लेगा, अगर कोई आप लिख लेते हो तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर लिख के इंग्लिश में, हिंदी में, आपने इंग्लिश में लिखी है तो इंग्लिश में, किसी ने हिंदी में लिखी है तो हिंदी में आंसर टिक करके अगर मुझे फोटो वोटो खींच के भेज दोगे तो मैं क्या कर देता हूं, उसे तुरंत के तुरंत टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूं। मेरी बात समझ रहे हैं ना, इससे मेरी हेल्प हो जाएगी थोड़ी बहुत। मैं भी तो बहुत इंसान हूं, मेरे पास भी 24 घंटे होते हैं। ठीक है, चलिए शाबाश। बहुत से बच्चे लिखते हैं और जो लिखते हैं मुझे पता है काम एंड में बनना भी उन्हीं का है। अब ऐसी 2 ऑर्गेनेलिज बतानी है आपको जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। तो एक तो होती है सेल वॉल। क्या होती है? सेल वॉल, जिसे आप कोशिका भित्ति कहते हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया, उसे मिटा देता हूं। जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। सेल वॉल को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, कोशिका भित्ति। ठीक है भैया, सेल वॉल। दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं हम प्लास्टिड। क्या बोलते हैं? प्लास्टिड, लवक। क्या बोलते हैं? लवक। जैसे क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इस तरह के जो प्लास्ट होते हैं, तो प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट और एक्सेट्रा, इनको क्या बोलते हैं? इसको हरित लवक बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? हरित लवक। तो एक तो लवक पाए जाते हैं जो रंग वगैरह देते हैं, पेड़ को क्या देते हैं? कलर वगैरह देते हैं, और भी पेड़ में खाना संचय वगैरह करने के काम आते हैं। एक सेल वॉल होती है जो इसको क्या देती है? सपोर्ट भी देती है, रिजिडनेस भी देती है, बीमारियों से भी बचाती है पेड़ को, और आने जाने, प्रोटीन के आने जाने का रास्ता भी बनाती है। ठीक है, बोर्ड को थोड़ा साइड करें। अभी इतना समझ में आ रहा है ना? ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डैश एंड डैश ऑर्गेनलीज, डैश एंड डैश ऑर्गेनली other than nucleus have their own DNA and ribosomes। क्वेश्चन समझ में आ रहा भैया? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि यह कोशिकांगों में, कोशिकांग के पास खुद का डीएनए व राइबोसोम होते हैं। खुद का डीएनए व राइबोसोम होते हैं। बताइए, खुद का राइबोसोम भी होते हैं, खुद का डीएनए भी होता है। कौन सी वो 2? बेटा कल और परसों बहुत सारी स्ट्रेटेजी आ रही हैं। अब मैं बता देता हूं, लोग कॉपी मार लेते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मारने दो। कल और परसों स्ट्रेटेजी लाएंगे और मंडे से 2 क्लास और स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको 2 ऐसी ऑर्गेनली अर्थात कोशिकांग बताते हैं जिनके अंदर खुद का डीएनए और आरएनए भी होता है, डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। डीएनए का काम क्या होता है? खुद की कॉपी बनाना। खुद की कॉपी बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? प्रोटीन। भाई खुद की कॉपी बनाने के लिए क्या चाहिए उसको? प्रोटीन। और प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन कहां से बनते हैं? राइबोसोम से। तो उसके पास डीएनए भी होने चाहिए और उसके पास राइबोसोम भी होना चाहिए। अब कौन सा होता है बताइए? बिल्कुल सही। तो देखिए भैया, एक तो होती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे आप क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं, जिसे आप पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, एनर्जी हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। एक तो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे आप पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सेकंड जो ऑर्गेनेली होती है वो होती है प्लास्टिड, जो लवक होते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट जो लवक होते हैं ना,
इनके पास भी खुद के डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। मेरी बात समझना एक्चुअल में, देखो डीएनए का काम क्या होता है, कॉपी करना, एक सेल से दूसरे सेल को बना लेना, एक अंग से दूसरे अंग को बना लेना। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड अपनी कॉपी खुद बना सकते हैं। जब कोई नई चीज बनती है बच्चा, जब कोई नई चीज बनती है, जब कोई नया अंग या नई कोशिका बनती है, तो सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है, प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। और आपको पता है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। तो मतलब उस चीज के पास डीएनए भी होना चाहिए और राइबोसोम भी होने चाहिए, जिससे वो कॉपी बना पाए और आराम से बना पाए। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, न्यूक्लियस के अलावा, केंद्रक के अलावा ऐसी दो चीजें होती हैं जिनके पास अपना डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन क्रिएट देयर ओन कॉपी या इट्स ओन कॉपी, कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग अपनी खुद की कॉपी बना सकती है। तो कॉपी बनाते ही समझ जाना उसके पास डीएनए होना चाहिए। तुरंत आंसर आपका क्या जाना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। मेरी बात आप अच्छे से समझ रहे हैं, बिल्कुल सही, शाबाश, बहुत सही, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू डैश प्लस डैश, जीव द्रव्य बराबर डैश प्लस डैश। प्रोटोप्लाज्म किसे कहा जाता है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म किसे कहा जाता है। अरे आप मेरी मुझ पर भी ध्यान दे रहे हो क्या, आपस में तुम लोग अपने बातचीत में बिजी हो। वेरी गुड। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, आत्महत्या की थैली, आत्मघाती थैली भी बोलते हैं, या आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली। क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट बताएंगे बच्चा। न्यूक्लियस, human cells that do not contain nucleus। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ह्यूमन सेल्स डेट डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस, मानव कोशिका, एग्जाम्पल देना आपको, मानव कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। फटाफट से बताएंगे इनके आंसर्स तीनों के। बहुत सही, आप लोगों के आंसर्स लगभग ठीक जा रहे हैं। विकास भैया मैं कोशिश करता हूं बाबू, कितने तो धीरे धीरे लिख रहा हूं, और ये इतना साफ भी तो है। अब बच्चा वो आपको डिजिटल की आदत पड़ गई है कि क्वेश्चन शो हो जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रही होगी, एक बार कोशिश कीजिए। तो देखिए प्रोटोप्लाज्म, देखिए न्यूक्लियस, जब आप सेल को देखोगे तो सेल के अंदर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, बीच में होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर एक आवरण होगा, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है, जो द्रव पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसे आप क्या कह सकते हो कि केंद्रक द्रव्य, क्या कह सकते हो, केंद्रक
द्रव्य, या इसका और हिंदी में अच्छा सा मीनिंग अगर देखें तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल से केंद्रक द्रव्य इसको कह सकते हैं। केंद्रक द्रव्य, ऊपर हल्की बिंदी लगा दो या ऐसे लिख दो, केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म। जो सेल के बाहरी आवरण होता है इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बाहर जो ये आवरण होता है इसके बीच में एक और द्रव्य पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, देखो ये है सेल। सेल की बॉडी को कहते हैं साइटो सेल। तो सेल की बॉडी में जो द्रव्य पाया जाता है, सेल के शरीर में जो द्रव्य पाया जाता है वो हो जाता है भैया साइटोप्लाज्म। क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म। इसे क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर पाया जाता है कोशिका द्रव्य। ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है तो केंद्रक द्रव्य। ये कोशिका के अंदर पाया जाता है तो कोशिका द्रव्य। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इन दोनों से मिलके क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। और ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ होता है। मतलब इसी से लाइफ की शुरुआत होती है। इसी के अंदर जो चीजें पाई जाती हैं वो सारी की सारी मिलके एक सेल का निर्माण करती हैं। जैसे आपको पता है साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे अंत प्रद्रव्य जालिका बोला जाता है, उसके ऊपर छोटे छोटे मटर के दाने जैसे राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक नई, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं और प्रोटीन बना के वो दे देते हैं जिससे कोई नई चीज की शुरुआत हो जाए। उन प्रोटीन बनाने का जो कार्य है वो कहां से नियंत्रित होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म से। कहां से नियंत्रित होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म से। बहुत अच्छे, क्योंकि न्यूक्लियस प्लाज्म के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, डीएनए आरएनए होता है, जिसकी वजह से कौन सा प्रोटीन बनना है कौन सा प्रोटीन नहीं बनना वो सब कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 पे क्लियर हो गया कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये जीवन का भौतिक आधार होता है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिलके बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आत्महत्या की थैली, तुरंत बोल दोगे आप लाइसोसोम। लाइसोसोम, जिसे आप लाइसोसोम भी बोलते हैं, लाइसोसोम। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं बच्चा। कल एक क्वेश्चन आया था, एक बच्चे ने कम्युनिटी पे क्वेश्चन पूछा था कि सर जो अपशिष्ट वेस्ट मैनेजमेंट या वेस्ट का जो सिस्टम होता है बॉडी में उसे कौन कंट्रोल करता है। तो देखो, जो ये लाइसोसोम होता है ये स्पेशल ऑर्गन होते हैं। इसे आप ऐसे ऐसे छोटे छोटे गोली कह सकते हो, जिसे मैं क्या नाम दूंगा, वेसिकल। क्या नाम दूंगा, वेसिकल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेसिकल। समझना, देखो ये है मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, यहां से कुछ प्रोटीन बने, यहां से कुछ एंजाइम बने। जो लाइसोसोम के अंदर कुछ हाइड्रोफाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो चीजों को पचा लेते हैं। जैसे हमारे पेट में एंजाइम पाए जाते हैं वो भी चीजों को क्या करते हैं, पचा लेते हैं। इसी तरह इसके अंदर भी कुछ एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोसोम के अंदर, जिसकी वजह से चीजों को पचा लेता है। अगर मेरे पेट के एंजाइम मुझे पचा लें तो मैं क्या कहूंगा, मेरी होगी सुसाइड। इसका मतलब सुसाइडल डेथ ऑफ द सेल। क्या कहानी क्या है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके ऊपर जो राइबोसोम पाए जाते हैं, यहां से एंजाइम बने और एंजाइम बनके किसको दे दिए गए, एंजाइम बनके दे दिए गए गोल्जी बॉडी को। किसको दे दिए गए, गोल्जी बॉडी को। मेरी बात समझिएगा, गोल्जी बॉडी को एंजाइम दे दिए गए। ये गोल्जी बॉडी का सिस फेस होता है जिससे कोई चीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एंटर करती है, और जब ये इससे होते गुजरती रही तो ये जो फेस होता है, ये जो मुंह होता है गोल्जी बॉडी का, गोल्जी काय का, उसको बोलते हैं ट्रांस। अब क्या हुआ कि जब आप यहां से ये एंजाइम घुसे तो ये जो एंजाइम होते हैं ये थोड़े एसिड माध्यम में काम करते हैं। कैसे माध्यम में काम करते हैं, एसिड माध्यम में। तो भैया क्या किया कि ये जो गोल्जी बॉडी है, इस गोल्जी काय ने कुछ एसिड की चीजें भी इसके अंदर मिला दी और एक गोल से डब्बे में बंद करके उसे एक वेसिकल बना दिया। इन एंजाइम को एक गोले में बंद करके एक उसके चारों तरफ परत लगा के, जिससे कि वो बाकी को नुकसान ना पहुंचा पाए, क्या दे दिया, इसको एक वेसिकल बना दिया। और इस वेसिकल को आपने किस नाम से जाना, लाइसोसोम। मेरी बात समझ रहे हैं ना, अरे यहां भी ध्यान दे रहे हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है।
ठीक है, तो इसके एंजाइम वगैरह बने कहां, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पैकिंग कहां पे हुई, गोल्जी बॉडीज में। या ये कह सकते हो कि अगर एंजाइम थे तो लाइसोसोम नहीं था। जब इसने एसिड मिला के उसकी पैकिंग कर दी एक पोस्ट ऑफिस की तरह, तो गोल्जी बॉडी को पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं, तब जाके लाइसोसोम बने। तब ये भी कहते हैं लाइसोसोम कहां होते हैं, कहां बनते हैं, गोल्जी बॉडी में। और भैया आपका लाइसोसोम चीजों को पचाने का कार्य करने लगा। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। ऐसे ही और जो प्रोटीन बनते हैं, जैसे कोई प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, तो ऐसे ही पैक करके उसके साथ कोई आइडेंटिटी लगा के, बहुत सारे आइडेंटिटी होते हैं हमारी बॉडी में, जो गोल्जी बॉडी जो होती है, कोई भी एक आइडेंटिटी उसके साथ लगा के, जो आइडेंटिटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचाने के काम आती है, झिल्ली, कोशिका झिल्ली तक पहुंचाने के काम आती है, वहां तक चीजें वो डिलीवर कर देती है। ठीक है, जैसे कोड होता है ना, कोड कि भैया 201 310 ग्रेटर नोएडा का कोड है, तो पोस्ट ऑफिस में इस कोड के साथ जितनी भी चीजें अटैच होती हैं, इसके साथ आइडेंटिटी बना के ग्रेटर नोएडा के लिए भेज दी जाती है। तो ऐसे ही गोल्जी बॉडी भी क्या कर देती है, कोड नंबर डिसाइड कर देती है। यहां तक समझ में आ गया ना, चलिए बेहतर। क्योंकि भाई किसी चीज को पढ़ो, ये कल क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा इसका आंसर थोड़ा सा वैसे बता देता हूं आज, क्योंकि वो बच्चा थोड़े से डाउट में थे और भी 2-3 बच्चों ने डाउट किया था, तो मैंने इसको आपको बता दिया। अब आपके इसके लेवल के कोई भी क्वेश्चन आए, आप उसे आराम से हैंडल कर लोगे। क्वेश्चन नंबर है, ह्यूमन सेल्स दैट डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस। तो जो हमारी आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। एक्चुअल में क्या होता है कि इनको ऑक्सीजन ले जाने की जरूरत पड़ती है। आरबीसी का मेन काम क्या होता है, ठीक है, मेन काम क्या होता है आरबीसी का, ऑक्सीजन ले जाना। तो ये अपने आप को खाली रख के चलती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा इसमें हीमोग्लोबिन कंटेन हो सके और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेके ये चल सके। इसलिए इसमें जो एक्स्ट्रा जिनकी जरूरत नहीं होती, ऐसी ऑर्गेनेलीज इसमें नहीं पाई जाती। ठीक है भैया, चलिए बहुत अच्छे, ये भी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हो गए, आगे आते हैं। चलिए 3 क्वेश्चन ये बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, कलर ऑफ, गाजर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैं भूल गया, जल्दी बताना। गाजर का रंग किसके कारण होता है, गाजर का रंग किसके कारण होता है, किसके कारण, डैश के कारण होता है गाजर का रंग, क्या बोलते हैं गाजर को, कैरेट। ठीक है, कलर ऑफ कैरेट इज ड्यू टू, क्या होता है, कभी कभी जब ये नींद भी पूरी नहीं आती है तो आप ऐसी छोटी छोटी चीजें भूल जाते हो। क्वेश्चन नंबर 8, पपीते का पीला रंग, येलो कलर ऑफ, येलो कलर ऑफ पपाया, पपाया बोलते हैं ना पपीते को, पपीते का पीला रंग, पपीते का पीला रंग। क्वेश्चन नंबर 9, मिर्च की तीक्ष्णता, मिर्च की तीक्ष्णता, मिर्च की तीक्ष्णता, मिर्च की तीक्ष्णता, ये सब किसके कारण होती है, बताइए फटाफट। बताइए फटाफट। आगे देखें, बिल्कुल सही। गाजर का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। किसके कारण होता है, कैरोटीन, कैरोटीन। ऐसे लवक होते हैं जो पेड़ पौधों में या फलों में रंग देने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि कैरोटीन। तो गाजर का रंग किसकी वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से।
पपीते का जो येलो रंग होता है, पपीते का जो येलो रंग होता है वो होता है कार्सीजेंथिन या कैरिका जेंथिन भी इसको कह सकते हैं। कैरिका जेंथिन स्पेलिंग हो जाएगी कैरिका जेंथिन, CARICAXANTHIN, क्या कैरिका जेंथिन, कैरिका जेंथिन। और जो मिर्च जब आप खाते हो तो मिर्च में जो बहुत जल्दी जीभ जलने लगती है वो होता है कैप्सेसिन, उसकी कैप्सेसिन, यहाँ पे सी भी हो सकती है, स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा, कैप्सेसिन। फिर से समझ लीजिए, जो येलो कलर का पपाया होता है, पपीते का पीला रंग, वो होता है कैरिका जेंथिन। गाजर का कैरोटीन, तो कैरेट से तो गाजर तुरंत समझ में आ जाएगा, कैरेट से कैरेट, और CAROT गाजर बराबर ही है। पपीते का पीला रंग कैप्सेसिन, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको एक बार सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो चिली जो होती है, हरी मिर्च या मिर्च की जो तीक्ष्णता होती है कि हरी मिर्च खा लेते हैं तो नींद उड़ जाती है, जब आप पढ़ने बैठो और आपको नींद आने लगे जबरदस्त, तो हरी मिर्च अपने पास रखना। कोई भी आप पे नुस्खा काम नहीं कर रहा हो तो क्या कर लो, हरी मिर्च चबा लो, भाई नींद उड़ जाएगी और कई दिनों के लिए उड़ जाएगी, ठीक है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, किया हुआ, जब आपको बहुत ज्यादा नींद आती है। बहुत सही, क्वेश्चन नंबर 9 हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। एक आपके पास असर्शन दिया गया है, एक आपके पास रीजन दिया गया है। थोड़ा सा क्वेश्चन बदल देते हैं। क्या कहा गया है, कलर ऑफ लीफ इज ग्रीन, पत्तियों का रंग हरा होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है, होता है। ये कोई स्टेटमेंट दिया गया है, एक कथन दिया गया है, इसका कारण बताया गया है। देखना कि क्लोरोफिल एक हरा वर्णक पत्रों में मौजूद होता है, क्लोरोफिल अ ग्रीन प्लास्टिड is present in leaf, क्लोरोफिल एक हरा वर्णक इनमें मौजूद होता है या इनमें पाया जाता है, इनमें पाया जाता है। ये दो, एक दिया गया है आपको असर्शन, मतलब एक दिया गया आपको कथन, एक दिया गया रीजन, उसका कारण। कि जो कथन है क्या उसका कारण ये है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है कि ए सही है, आर भी सही है, और जो आर है वो ए को सही एक्सप्लेन कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि ए वाला भी बात सही है, आर वाली भी बात सही है, और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि जो ए में बात कही गई है उसका सही एक्सप्लेनेशन रीजन कहां है, आर में। बी ऑप्शन है ए सही है, आर भी सही है, लेकिन आर ए को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, आर ए को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। सी है ए सही है, आर गलत है, और डी ऑप्शन होता है ए गलत है, आर सही है। बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर। ये एक स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने कहा कि मैं टीचर हूं, ठीक है, रीजन हो गया कि मैं पढ़ा रहा हूं। अब इसी तरह टीचर, जैसे मान लो कोई कथन, जब आपसे कोई स्टेटमेंट दिया गया हो और इस स्टेटमेंट की सपोर्ट भी की जा रही हो किसी रीजन से, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं असर्शन एंड रीजन, कथन और कारण। तो सिंपल सी बात है, पहले कथन देखो, कलर ऑफ लीफ इज ग्रीन, जो पत्तियां होती हैं पेड़ पौधों की उनका रंग हरा होता है। हमने कहा ठीक है, बात तो सही है, हरा रंग होता है, इसका मतलब ए अपने आप में सही है। फिर हमने बी पढ़ा, क्लोरोफिल एक हरा लवक होता है जो कि पत्तियों में पाया जाता है। हमने ये भी पढ़ा था कि बिल्कुल एग्जैक्टली बात सही है कि क्लोरोफिल बिल्कुल सही है, ये भी ग्रीन होता है, पत्तियों में पाया जाता है। इसका मतलब ए भी सही है, आर भी सही है। तो ये दोनों तो ऑप्शन अपने आप हट गए, क्योंकि इसमें तो एक गलत था एक सही था।
हमारे यहाँ तो दोनों सही आ रहे हैं। अब आगे क्या करेंगे, अब देखेंगे कि जो आर है, ये सेकंड वाली जो बात कह रखी है कारण, क्या ये सही से एक्सप्लेन कर पा रहा है पहले वाले को। अगर क्लोरोफिल है वो एक ग्रीन लवक है, तो उस ग्रीन होने से, उस लवक के मौजूद होने से पत्तियों का रंग भी क्या होगा, ग्रीन होगा। मतलब पहले ये होगा, कारण होगा, तभी तो ये स्टेटमेंट आया होगा। इसका मतलब जो आर है वो ए को सही से एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भी सही है, आर भी सही है, और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है भैया, थैंक यू, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ये सब प्रीवियस ईयर है, ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही बिल्कुल एकदम। क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रखा है कि डैश एलिमेंट इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल यह तत्व क्लोरोफिल के मध्य में पाया जाता है। क्लोरोफिल के मध्य में पाया जाता है, मध्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर, ये तो ऑप्शन आपको खुद से बताने। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि ऑक्सीजन फ्रॉम फोटोसिंथेसिस is derived from dash। प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पन्न ऑक्सीजन या निर्मित ऑक्सीजन कहां या किसके विघटन से प्राप्त होती है, किसके विघटन, डिकम्पोजिशन से प्राप्त होती है, किसके विघटन से प्राप्त होती है, किसके विघटन से प्राप्त होती है, फटाफट बताइए, किसके विघटन से प्राप्त होती है। बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड, वेरी गुड, सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। तो देखो, जो मैग्नीशियम नाम का एटम होता है Mg, मैग्नीशियम पढ़ा होगा, मैग्नीशियम नाम का जो तत्व होता है Mg, इसकी मौजूदगी क्लोरोफिल के सेंटर एटम में पाई जाती है। क्लोरोफिल के सेंटर एटम में पाई जाती है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होता है, जैसे ही सूरज की रोशनी को पकड़ता है तो तुरंत इसमें बदल जाता है Mg2 पॉजिटिव, अपनी हाई एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, इसके अंदर ऊर्जा आ गई, और जब ये वापस लौटता है तो इस ऊर्जा को छोड़ देता है, सोलर एनर्जी रेडिएटेड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, Mg2 पॉजिटिव। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है कि जो ऑक्सीजन आपको पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, पेड़ पौधों में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, और आपको पता है फोटोसिंथेसिस पेड़ पौधों में होता है, और वहीं से क्या निकलती है, ऑक्सीजन। इसीलिए कहते हैं कि जन्मदिन, शादी ब्याह, इन मौकों पे क्या लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, डेली उनको पानी देना चाहिए। तो पेड़ों से क्या मिलती है, ऑक्सीजन। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि वो जो ऑक्सीजन होती है वो कहीं ना कहीं से तो पेड़ों ने भी ली होगी, किसी ना किसी को तो तोड़ दिया होगा। तो अब एक बात बता दीजिए कि इसमें भैया किससे ली गई होगी, किसके विघटन से प्राप्त हुई होगी। तो देखो, जब आपको मैं प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा तो मैं कुछ फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल पढ़ाऊंगा, कच्चे पदार्थ। भाई फोटोसिंथेसिस में पेड़ पौधे क्या बना रहे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण में अपना खाना। जैसे हम अपने खाना बनाते हैं, जैसे हम अपना खाना बनाते हैं, इसी तरह पेड़ पौधे भी क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। और हमें कच्चे सामान की जरूरत पड़ती है, तो पेड़ पौधों को भी भैया कच्चे सामान की जरूरत पड़ती है। जब कच्चे सामान की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए कच्चा सामान क्या होता है, पानी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सनलाइट होती है। तीन चीजें तो होती है उसको जो खाना बनाने के लिए जरूरत पड़ती है। क्लोरोफिल तो उसकी पत्तियों में
पाया जाता है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल जो होता है मुख्य तीन होते हैं, क्योंकि बाकी गैस चूल्हा जैसे कह सकते हैं ना किचन, वो तो उसके पास है ही पहले से, तो क्या जरूरत होती है उसके पास, इन दो तीन कच्चे सामानों की जरूरत होती है। तो भैया ये जो हाइड्रोजन होती है, सबसे पहले ये जो पानी होता है सूरज की रोशनी से ये टूटता है, इससे हमें क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन मिल जाती है। इससे हमें क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन मिल जाती है। ठीक है, इस वाटर मॉलिक्यूल के टूटने से हमें ऑक्सीजन मिल जाती है। बाकी कुछ इसके साथ एनर्जी और प्रोड्यूस जो एनर्जी रहती है वो किसी और रूप में बदल जाती है। तो देखो जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है उसको रोशनी की जरूरत होती है। रोशनी की जरूरत किस काम के लिए होती है, इस पानी को तोड़ने के लिए। पानी को तोड़ के ऑक्सीजन बन जाती है प्लस कुछ एनर्जी, वो एनर्जी बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इससे ग्लूकोज बनाने के काम आती है या इससे खाना बनाने के काम आती है। ठीक है भैया, तो ऑक्सीजन आपको किससे टूटने से मिलती है, वाटर मॉलिक्यूल, पानी के टूटने से। इसलिए कहते हैं पानी बचाओ, तभी क्या मिलेगा आपको, ऑक्सीजन मिलेगी, क्योंकि पेड़ पौधों को पानी ऑक्सीजन बनाने के लिए चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चलिए शाबाश, बहुत अच्छे। ये दिक्कत हो गई क्वेश्चन नंबर 11, 12 दोनों हो गए। आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और एक यहीं पे बता दूं कि लहराएगा खुद का बनाया हुआ है, लोग हमसे सीखे डायलॉग देना और हम ही पे डायलॉगों को अजमा रहे थे। ठीक है, कि लहराएगा तुम्हारा झंडा, लहराएगा तुम्हारा झंडा, हर और तुम्हारी इज्जत होगी। लहराएगा तुम्हारा झंडा, चहूं और तेरी इज्जत होगी। मिल जाएगी तुझे तेरी मंजिल, गर मेहनत में तेरी शिद्दत होगी, गर मेहनत में तेरी शिद्दत होगी। ठीक है, लहराएगा तेरा झंडा, चहूं और तेरी इज्जत होगी। मिल जाएगी तुझे तेरी मंजिल, गर मेहनत में तेरी शिद्दत होगी। बस शिद्दत लाओ। शिद्दत का मतलब समझते हो, इतने गड्ढे जब तक ना हो जब तक बात नहीं बनेगी। समझ रहे हो ना, तो मेहनत हो शिद्दत वाली और नहीं। O2 पानी में नहीं होती तो कहां होती है, और जो पानी होता है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से तो मिलके बना होता है कि नहीं। चलिए ओरिजिनल है, ठीक है, रात ही बनाया था इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस is happen in dash and dash color of spectrum, color of spectrum। समझ रहे हैं, अधिकतम सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप, क्रियाकलाप प्रकाश के किस क्षेत्र में होता है, क्षेत्र में होता है, होता है, दो बताने, इस क्षेत्र में ज्यादा होता है, मैक्सिमम। बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 14, Xylem, xylem conducts dash in plants। Xylem ऊतक जो होते हैं, टिश्यूज जो होते हैं, किसका संवहन करते हैं, किसका संवहन करते हैं, मतलब किसको वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। जो जाइलम टिश्यूज होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह किसको पहुंचाते हैं, बिल्कुल सही, रेड एंड ब्लू, रेड एंड ब्लू। विबग्योर में, विबग्योर में जो रेड और ब्लू ये जो दो लाइट होती हैं
ये जो स्पेक्ट्रा के क्षेत्र होते हैं, ये जो दो वेवलेंथ होती हैं, एक्चुअल में लाइट की वेवलेंथ ही तो है, ज्यादा है तो रेड, थोड़ी कम है तो ब्लू। इन दोनों क्षेत्र में जो प्रकाश संश्लेषण है वो बहुत हाई फाई होता है या मैक्सिमम होता है। लाल और नीला, लाल व नीला, इन दो रंगों में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, वीडियो की क्लासेस आएंगी आपकी मंडे से, और तभी मैं आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी के नोट्स भी दे दूंगा हैंड राइटिंग। ठीक है। जाइलम, देखो दो तरह के टिश्यूज होते हैं प्लांट्स के अंदर। देखो प्लांट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह क्या क्या पहुंचाने की जरूरत होती है। तो देखो जो नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम बात करें और हम रटे नहीं, तो हमें समझ में आता है कि नीचे पाई जाती है जड़। नीचे क्या होती है? प्लांट्स की जड़ होती है, रूट्स होती है। रूट्स में क्या पाया जाता है? रूट्स में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, मिनरल पाए जाते हैं, जल पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। तो इसका मतलब पानी एक्सेट्रा आपको नीचे से ऊपर पहुंचाने की जरूरत होगी। ऊपर पत्तियों में, ऊपर पेड़ की पत्तियों में क्या बनता है? खाना। खाना ऊपर बनता है तो उसको ऊपर से नीचे, मतलब प्लांट के हर एक हिस्से में पहुंचाने की जरूरत पड़ती होगी। अब इनको नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे पहुंचाने के लिए पेड़ के अंदर स्पेशल टिश्यूज पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम, ठीक है। तो ये जो आपकी जाइलम होती है, ये वाटर एंड मिनरल्स किस किस को कंडक्ट करती है? खनिज पदार्थ व मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स, जल व खनिज पदार्थ, जल व खनिज पदार्थ। ठीक है। जाइलम जो होता है वो किसको कंडक्ट करती है? जल व खनिज पदार्थ। जबकि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहां होती है? रेड एंड ब्लू, लाल व नीले क्षेत्र में। ठीक है भैया, चलिए बहुत अच्छे। अब आ जाता है भाई, देखिए टेस्ट सीरीज आ रही है, मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। कल और परसों में वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे हम रिवीजन क्लास लिया करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की। तो आप थोड़ा सा ध्यान देके, ज्यादा महंगी नहीं है, आप लोग खुश हो जाओगे। मतलब उन लोगों ने बहुत ज्यादा डिस्काउंट दिया है, सबसे ज्यादा भारत में वो जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं ना, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आप लोगों को दे रहे हैं। मतलब जो हमसे पढ़ते हैं, मतलब मुझसे पढ़ते हैं, उन बच्चों को सबसे ज्यादा अच्छे लोग हैं। तो ये भी कोई अच्छी बात है। लेवल के क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन करते में मजा आएगा। ऐसे लड्डू पड्डू से क्वेश्चन नहीं होंगे कि ऐसे इंगसू टीपा और चेप दिया, बनाए हुए क्वेश्चंस होंगे, खुद से मैंने चेक किए सारी की सारी। चार के लिए आएंगे पहले आरआरबी, ग्रुप एएलपी, ग्रुप डी, आरपीएफ और वीडियो, और इन्हीं की अपन लोग क्लास स्टार्ट करेंगे आने वाले में। उसके बाद में सीएपीएफ की भी क्लास आ रही है, सीडीएस और एफकेट मिक्स होगी। ओके, चलिए। बहुत सारे सेट है, 20, 10 इस तरह से ही है। और देखो उन्होंने किसी को कॉम्बो नहीं दिया आज तक। बेटा टेस्ट सीरीज तो जितनी ले लो ना, ले लो, लगा लो अच्छे से, और लेवल तक की। वो तो मान लो आपने दान के तौर पे ले ली थी, लेकिन लेवल की होनी चाहिए, लेवल की, पढ़ के मजा आ जाए। सितंबर तक एग्जाम होने के फुल चांस है। क्वेश्चन नंबर 15, फूड एंड व्हाट फूड इज कंडक्टेड, फूड इज कंडक्टेड बाय डैश इन प्लांट्स। खाना पौधों में, खाना पौधों में डैश के द्वारा, खाना पौधों में डैश के द्वारा कंडक्टेड होता है या संवहन होता है, संवहन होता है। क्वेश्चन नंबर 16, जिसकी फर्स्ट क्लास है बच्चे, तहे दिल से शुक्रिया, वेलकम, स्वागत। ठीक है, लेकिन साथ साथ आप सॉल्यूशन भी होगा, कुछ के सॉल्यूशंस होंगे जो स्पेशल अच्छे क्वेश्चंस होंगे, उसको मैं अपने यहां पे ले लिया करूंगा उसकी क्लासेस। तो एक तरीके से आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाता है डैश क्रॉप, डैश क्रॉप कैन
fulfill the lack of nitrogen in a field डैश फसल खेत में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करती है। बताइए फूड कंडक्टेड किससे होता है और कौन सी क्रॉप होती है जिसे आप अगर अपने खेत में लगा लें तो नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। और हाँ देखो अभी आप उसका तो कुछ बोलोगे नहीं, टेलीग्राम पे आपको 15 फ्री के टेस्ट सीरीज दे दी, बहुत बढ़िया करो, उसमें एक्सप्लेनेशन भी है, एक बुक भी आज शेयर करूंगा 600 पेज है, जीके ये सब मिक्स होगी, एमसीक्यू होंगे, एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है, 2 हो गए। तीसरी चीज वो इंग्लिश में नहीं है तो उनके लिए मैं अभी सिटी जाऊंगा शहर और मैं इंग्लिश वाली भी खरीद लाऊंगा और उसको भी डाल दूंगा, ठीक है। इंग्लिश का भी आज मैं कर दूंगा, इंग्लिश का भी मुझे अच्छे से याद है, इंग्लिश का भी कर दूंगा, ठीक है। अब आप भी थोड़ा सा शेयर वेयर कर दिया कीजिए। अगर देखो थोड़ी शर्म अगर मानते हो, भैया मानते हो, जो भी मानते हो, मुझे पता है मानते तो शर्म आती है, मुझे नहीं तुम्हें भी आती होगी व्यूज देख के, थोड़ा सा कर दिया करो, थोड़ा सा, इतना बुरी क्लास नहीं होती, लेवल की होती है, जो मार्केट में चल रही है उनसे 19, अगर वो 19 है तो हमारी 17 हो सकती है, 16-15 नहीं होगी, थोड़ा सा कर दिया करो, ठीक है। चलिए तो फूड किससे होता है, फ्लोएम नाम के टिश्यू होते हैं जिसकी वजह से फूड कंडक्ट होता है प्लांट्स में, फ्लोएम। क्रॉप तो जो दाल होती है, दाल मटर, ये जो इस तरह की जो क्रॉप्स होती हैं, दाल हुआ, मटर हुआ, सोयाबीन हुई, तिलहन वाली जो क्रॉप होती है, दलहन, या आप ये कह सकते हो लेग्यूमिनस प्लांट, दलहनी पौधे जो होते हैं, ये इस तरह की जो फसल होती हैं, ये इस समस्या को एंड कर देंगी, जो नाइट्रोजन की खेत में कमी होती है उसको पूरा कर देंगी। और आपको ये भी पता है कि नाइट्रोजन होगी, प्रोटीन अधिक मात्रा में मिलेंगे, तो ये जो फसल होती हैं ये अधिक मात्रा में काम आती हैं, मतलब नाइट्रोजन या जो प्रोटीन होता है इनसे अधिक मात्रा में मिलता है। बेटा एसएससी जीडी किस में कल आ रही है, मोस्ट प्रोबेबली चांस तो यही है, और अच्छे से स्ट्रेटेजी में बताऊंगा। अगर आपने एसएससी जीडी के लिए उस रणनीति को फॉलो कर लिया, आपको क्लास में दुनिया में देखने की जरूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी थोड़ी सी कर लेना, इस बार आप लोग निकल जाओगे। देखो अच्छे से बात समझ लीजिएगा, अगर आप कम के चक्कर में रहे तो आप, बेटा जो दाल होती है वो सारे लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, बर्बाद हो जाओगे। आप थोड़ा सा ज्यादा पढ़िए, थोड़ा सा ज्यादा कोशिश कीजिए करने की। करंट अफेयर भी मैं डेली डालना शुरू करूंगा, करंट अफेयर के लिए भी कुछ अच्छा प्लान किया जा रहा है, ठीक है, करंट अफेयर की प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 इनको और कर लेते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सब आरआरबी में आए हुए हैं। फ्लोरा एंड फौना आर डैश एंड डैश, फ्लोरा व फौना किससे संबंधित हैं, संबंधित हैं। आगे आ जाता है इकोलॉजी शब्द की रचना, इकोलॉजी, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हैं, इनको आपके पेपर में मिलेंगे, ग्रुप डी एलपी में मिलेंगे, रिट डल गई है, यूपी पुलिस में अच्छा चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, एक अच्छे सबूत मिले हैं, उनके एडवर्टाइजमेंट में से कुछ अच्छा निकल के आया है। इकोलॉजी शब्द किसने दिया है, तो चांस है अच्छे जज के सामने अच्छे से दलीलें पेश हो सकती हैं। इकोलॉजी टर्म इज गिवन बाय
बाय। बिल्कुल सही। रिपीट होंगे, रिपीट होंगे, क्वेश्चन ही कितने हैं, रिपीट तो होंगे ही होंगे। एक बात और, सबसे टॉपिक वाइज मंडे से एक बात और आपको इसमें ध्यान देनी होगी कि लैंग्वेज बदल सकती है। इसी क्वेश्चन को अगर इसका आंसर क्या हुआ, फ्लोरा, फ्लावर होते हैं ना, फ्लावर, फ्लावर किससे मिलते हैं आपको, प्लांट से। भाई फ्लोरा को देखने से क्या लगेगा पढ़ने में, फ्लावर, आधी संख्या, एफ एल ओ मतलब फ्लावर, एफ एल ओ मतलब फ्लोरा। तो ये किससे संबंधित है, फ्लावर से, मतलब प्लांट से, क्योंकि फ्लावर आपको पौधे से तो मिलते हैं, जो फूल मिलते हैं, तो प्लांट से संबंधित है। फौना दूसरा किससे संबंधित है, पशु, एनिमल्स, जितने भी जंतु हैं, जितने भी पशु हैं, उन सबको आप एक टर्म क्या दे सकते हो, जैसे हम सब जितने भी मानव हैं, चाहे अमेरिका का हो चाहे भारत का हो, उसे हम क्या कहेंगे, ह्यूमन कहेंगे। इसी तरह जितने भी एनिमल्स होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, फौना, और जितने भी पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, फ्लोरा। फ्लोरा से फ्लावर्स, बात तो कोई टेंशन नहीं है। इकोलॉजी, इकोलॉजी इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट और जो लिविंग बींग्स वगैरह होते हैं, इनके बीच की जो स्टडी होती है, जो एनवायरमेंट के बीच का जो इंटर रिलेशन होता है, वो क्या होती है, इकोलॉजी। अर्नेस्ट हैकल, ई हैकल, इन्होंने हैक कर ली थी, मतलब इन्होंने ये टर्म दी थी, हैकल, अर्नेस्ट हैकल, इन्होंने ये टर्म दी थी। ठीक है, फ्लोरा और फौना से समझ में आ जाएगा, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और 20, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। in a food chain humans are dash and dash consumer, dash and dash consumer। क्या कह रखा है कि जो खाद्य श्रृंखला होती है, जो खाद्य श्रृंखला होती है, खाद्य श्रृंखला में मानव डैश वे डैश उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता होता है। कैसा उपभोक्ता होता है मानव, जो खाद्य श्रृंखला होती है उनमें मानव कैसा उपभोक्ता होता है। और रेड डेटा बुक इज पब्लिश्ड बाय, रेड डेटा बुक इज पब्लिश्ड बाय, इज पब्लिश्ड बाय, रेड डेटा बुक किसके द्वारा छापी जाती है, रेड डाटा बुक किसके द्वारा, किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, प्रकाशित की जाती है। ठीक है भैया, क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। बहुत सही। जो फूड चेन होती है, क्वेश्चन आता है सर ये फूड चेन क्या है, हमने सोने की चेन, लोहे की चेन ये तो सुनी थी, ये फूड चेन क्या है। तो भैया जो फूड चेन होती है ना भैया जी, ये है मान लो मूसा, चूहा, ये क्या है, चूहा छोड़ो, ये है पेड़, ये क्या है, पेड़, पेड़ को खाया ग्रास हॉपर, टिड्डे ने, किसने खाया, ग्रास हॉपर, टिड्डे, ग्रास हॉपर को खा लिया, ये वैसी वाली हो गई ना। चलो इसको पेड़, पेड़ को खाया बकरी ने, किसने खाया, बकरी ने, गोट। इसी पेड़ से जो सामान था उसको किसने खाया, ह्यूमन ने। जब जो मानव है वो पेड़ से डायरेक्ट खाना ले, जैसे हमने गेहूं से डायरेक्ट खाना ले लिया, जब पेड़ से डायरेक्ट खाना ले मानव, तो उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, कि जो सोर्स है, जो प्रोड्यूसर है, उनसे हम डायरेक्ट खाना ले रहे हैं, उसे बोलते हैं प्राथमिक या प्राइमरी। तो कैसा हो गया, सबसे पहले प्राथमिक। भैया कुछ मांसाहारी जीव जंतु, मांसाहारी मानव होते हैं,
जिसे हम क्या कहते हैं, कल भी क्लास होगी, कोशिश है परसों भी होगी, जो मैंने छुट्टी मारी है दो बीच में, कि नॉन वेजिटेरियन जिन्हें बोलते हैं, ओमनीवोरस, जो मीट मांस खाते हैं। तो पहले बकरी ने खाया, बकरे को हलाल किया, किसने खाया, इंसान ने खाया, ठीक है। तो देखो प्राइमरी इसके केस में कौन बना, बकरी या बकरा, और इंसान ने खाया बाद में, ये क्या हो गया सेकंड नंबर पे, तो सेकेंडरी कंज्यूमर। तो प्राथमिक भी होता है और द्वितीयक भी होता है, इसमें बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, वो प्राइमरी भी होता है और द्वितीयक भी होता है। मींस इफ इट इज अ ट्री, then the food prepared by tree, if this food is directly taken by human, then the human is a primary consumer. If this food that is prepared by a plant is it first eaten by a goat, means by any other organism, and then secondly eaten by humans, then human is called secondary consumer. इंग्लिश कैसी लगी, बहुत दिनों बाद लगातार 5 या 15 सेकंड बोली, ठीक है। आरपीएफ का अक्टूबर से पहले मत मानो किसी भी कीमत पे, ओके। अरे तो कुछ भी करो, बकरे को उसको बेचारे को हलाल करके खाओ या उसको बिना हलाल किए, बेचारा उसका तो नाश ही हो गया, उसका तो नाश हो गया ना। रेड डेटा बुक, उसका तो जी निकल गया बेचारे का। वो कौन प्रिपेयर करता है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। टेस्ट टेलीग्राम, टेलीग्राम का चक्कर बहुत ही टेढ़ा है भैया, ये क्वेश्चन समझ में आ गए, 20 हो गए। अब समझ लो कि टेलीग्राम में एक ऐप है टेलीग्राम नाम की, आप गूगल प्ले स्टोर पर गए, इसका मैं पूरा ड्रामा समझा दे रहा हूं। वहां टेलीग्राम नाम की आपने क्या की, ऐप डाउनलोड की, उस पर एक आईडी बनाई अपनी, आईडी बनाने के बाद में वहां ऊपर सर्च का ऑप्शन आएगा, वहां आपने ये नाम से PARIKSHAGARH, मुझ पर उसका वो नहीं रहा था, ये जो फोन वोन के मामले हैं ना, व्हाट्सएप इनसे मैं दूर रहता था, तो मुझे ये लेना नहीं आता कि कैसे उसका लिंक लेते हैं, वरना मैं डाल देता। मैं ना खाता भैया बकरी और मुर्गी, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूं, शुद्ध शाकाहारी। हाँ किसी कभी कभी ठंडों में अंडे खा लेता हूं, 1-2 दिन महीने में। तो परीक्षागढ़, परीक्षागढ़ सर्च करोगे तो आपको कई सारे फर्जी परीक्षागढ़ दिखेंगे, उसमें एक तो मेरा मुंह भी दिखेगा, तो वो मेरे मुंह पे नहीं जाना आपको, आपको ऐसा परीक्षागढ़ लिखना है जो काले रंग का, ऐसा जैसे मुंह उसके पंख होते हैं, कबूतर के पंख, ऐसी उससे पेंसिल से डूबी होगी, वहीं लिखा होगा हिंदी में परीक्षागढ़, फोटो तो ऐसा होगा, और उसमें 20,600 से ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे, ये है ओरिजिनल। अगर आप किसी फेक के मेंबर हैं उससे हट जाइए, ठीक है। चलिए अच्छा, एग भी नॉन वेज हुआ। अब इसको कोई पहचान लेना, इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैं मान लूंगा कि वो नॉन वेज है, आप ये बता दो अंडा पहले आया मुर्गी, इसका आंसर तुम में से जिसने दे दिया मैं मान लूंगा कि हाँ भाई वो भी नॉन वेज में आता है। नॉन वेज में मैंने गुरुजी से बहस की एक दिन, तो उन्होंने बताया कि एग बिना हैच के खाते हैं, हैच नहीं हुआ, जायगोट नहीं बना, मेरी बात समझना, जब तक जायगोट नहीं बनेगा तब तक। लेकिन यार ये बात तो सच है, सेल तो है ही, वो सेल मतलब लिविंग थिंग, ये कह सकते हैं ना। हाँ यार सही कह रहे हो तुम, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब बताइए, ठीक है ये क्वेश्चन सारे के सारे होंगे, 20,600 से ज्यादा वाले को आप ज्वाइन कीजिएगा, और इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चलते रहिए, ठीक है। वो भी 6 महीने की ठंड होती है ना, 6 महीने तो नहीं, अब तो 6-7 दिन की रहेगी, तो उसमें 1 या 2 दिन, 1 या 2 दिन खा लेते हैं। और बताइए, बहुत सारे हैं, तो तुम एक को पकड़ना, 20,600 यही एक टारगेट है जिसका काम हो जाता है। और भैया देखते रहिए, सुबह सुबह तुम्हें हंसा भी दिया करूंगा, और आजकल 1-2 मोटिवेशन कोट्स भी डेली ले आया करूंगा, ठीक है। फिर तो ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं 12 बजे वाली क्लास में फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू जिसने अगर क्वेश्चंस ये लिखे हो इंग्लिश में और हिंदी में, किसी ने हिंदी में किसी ने इंग्लिश में, तो कृपया करके मुझे टेलीग्राम कर दें। अब वो मतलब कमेंट्स में डाल दें कि हाँ मैंने लिखी है, तो मैं उन्हें उसका वो दे दूंगा, ईमेल का वो दे दूंगा, ईमेल कर दें या टेलीग्राम, तो मैं उन्हें अपलोड कर दूंगा, ठीक है भैया।
थैंक यू। जय हिंद। ख्याल रखिएगा अपना और शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना। बाकी सब जिंदाबाद। सोया मिल्क तो बहुत हेल्दी है, बहुत सारा प्रोटीन होता है उसमें। ठीक है ना। थैंक